कैसे हैं आप सभी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने वैदिक काल, जिसके अंतर्गत हमने ऋग्वेदिक काल को पढ़ा, और उससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा, जाना। सो स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल, इसका समय क्या रहा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दरमियान का जो समय रहा वो उत्तर वैदिक काल का रहा। कौन से? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। और इससे पहले का काल कौन सा था? ऋग्वेदिक काल। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित होने लगे। छोटे छोटे जन, देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल में मैंने बताया था कि जो वैदिक काल के समय प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में विभक्त हो गई थी, ठीक है। 5 भाग कौन कौन से थे? कुल, ग्राम, आरोही क्रम में बता रही हूँ मैं, है ना। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र, ठीक है। तो उनमें जो जन थे, जो जन प्रशासनिक इकाई थी, तो जन आपस में क्या हुआ? मिलने लगे और मिलकर जनपद का निर्माण करने लगे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। हमने पहले क्या देखा था? सबसे लोकप्रिय देवता कौन से थे? इंद्र थे, जो कि युद्ध और वर्षा के देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर वैदिक काल में यह परिवर्तन हुआ कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता मानने लगे थे वे लोग। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। हमने ऋग्वेदिक काल में क्या पढ़ा था कि वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद में इस बात का वर्णन भी है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर निर्धारित की जाती है और की जाना चाहिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये विचार परिवर्तित हो गया था और जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसे? जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, और वैश्य का बेटा वैश्य, और शूद्र का बेटा शूद्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। फ्रेंड्स, इस समय पे क्या यज्ञ वगैरह स्टार्ट हो गए थे, तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कामों में अलग अलग टाइप के यज्ञ करवाए जाते थे। जैसे कि राज्याभिषेक, किसी राजकुमार का मतलब उनको राजा बनाना हो, राज्याभिषेक हो रहा है तो राजसूय यज्ञ होगा। वैसे ही अश्वमेध यज्ञ होता था जब राज्य का विस्तार करवाना, कोई राजा ये चाहता था कि मेरे राज्य का विस्तार हो, तो वो एक घोड़ा छोड़ देता था खुला, और वो घोड़ा जहाँ जिस राज्य से गुजरता था वो क्षेत्र क्या विजित माना जाता था, वो अश्वमेध यज्ञ था। हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ करवाया जाता था? राजसूय यज्ञ, ये याद रखना। कौन सा? राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है ना। राजा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ कि एक मुखिया बनाया जाएगा, राष्ट्र का एक राजा बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत सारी प्रशासनिक इकाइयाँ कार्य करेगी, प्रजा जिसके अंतर्गत मतलब वो प्रजा का भरण पोषण करेगा, जिसका राज्य होगा, प्रशासनिक इकाइयाँ होगी। ऐसा सब कुछ इस सिद्धांत का वर्णन या फिर राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ पर मिलता है हमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। देखिए, ऋग्वेदिक काल में क्या था? राजा की शक्तियाँ क्या थी? सीमित थी, है ना। सभा और समिति का उस पर नियंत्रण होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि होने लगी। मैंने आपको ऋग्वेदिक काल में कहा था कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कई समानता और असमानताएं हैं जो मुख्य परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। तो यही वो असमानता, वो असमानता है, ठीक है। तो हम उन्हें भी दोहराते हुए एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार से संबंधित था, है ना। अश्वमेध यज्ञ क्या था? राज्य विस्तार से संबंधित था। एक अश्व छोड़ा जाता था, वो जिस राज्य से गुजरता था वो राज्य राजा के अधीन समझा जाता था, और जिस राज्य, सपोज वो किसी अन्य राज्य से गुजरा और वहाँ के राजा ने उसे रोक लिया, तो क्या समझा जाता था कि उस राजा, वो जो राजा है जिसने उस अश्व को रोका, वो अश्व के मालिक जिसने अश्व को छोड़ा है उस राजा से युद्ध करेगा, वो नहीं चाहता है उसके अधीन होना, ठीक है। तो ये होता था अश्वमेध। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा था। देखिए, पहले क्या होता था? टैक्स वगैरह नहीं चलता था ऋग्वेदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा था। और इस कर को क्या बोला जाता था? इसे बलि शुल्क कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? बलि शुल्क कहा जाता था इसे, या भाग कहा जाता था, है ना। 1/3 भाग, 2/4 भाग इसीलिए बोलते थे। जब हम मुग़ल व्यवस्था पढ़ेंगे या फिर मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें देखना, जब टैक्स की बात आएगी तो ऐसा ही ये भाग
भाग वर्ड का यूज़ किया जाएगा। तो क्या कहा जाता था? बलि शुल्क कहा जाता था या भाग कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था? राजा के अधिकार बढ़ गए थे, इसलिए न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन माना जाता था? राजा माना जाता था। मतलब राजा कोई किसी की निर्णय देना है, उसे किसी मसले पे, है ना, निर्णय देना है, तो वो स्वयं की बुद्धि क्षमता का यूज़ करके, उसका उपयोग करके निर्णय दे देता था। उस समय ऐसा नहीं था कि वो किसी से पुरोहित वगैरह से या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे चर्चा करता था। मतलब न्याय का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। हाँ, उसकी मर्जी हो तो वो चर्चा करता था, लेकिन यदि उस खुद अपने बुद्धि कौशल से अगर निर्णय देना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित नहीं अपितु जन्म आधारित हो गई थी। ठीक है। शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। ठीक है। उपनयन संस्कार से जो शूद्र वर्ण थे, ये सबसे निचले वर्ण कहलाए उस समय पे, और शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। अब उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो जाता है तो ये संस्कार करवाया जाता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की उस समय पे। ठीक है। लेकिन ऋग्वेद में तो उपनयन संस्कार लड़का और लड़की दोनों के होता था और हर वर्ण का उपनयन संस्कार होता था। लेकिन क्या हुआ कि जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये उपनयन संस्कार शूद्रों का बंद कर दिया गया और स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? सीधा सीधा इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया, स्त्रियों को भी उत्तर वैदिक काल में शिक्षा से वंचित रखा गया। मतलब यहाँ स्त्रियों की दशा में क्या होने लगी? गिरावट होने लगी। शूद्रों की वर्णों में भी भिन्नता आने लगी कि ये वर्ण ऊंचा है, ये वर्ण नीचा है ना। शूद्र को नीचे तबके का समझा जाने लगा था। तो ठीक है, कौन कौन से किन किन की शिक्षा मतलब शिक्षा से वंचित किया गया? एक तो शूद्र वर्ण को और स्त्रियों को भी। इस काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, प्रीलिम में आया था, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, कि ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल दोनों में से स्त्रियों की दशा किस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी? ठीक है। कन्याओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। ठीक है, शूद्रों का भी हो गया था, कन्याओं का भी हो गया था। नेक्स्ट क्या है? गोत्र प्रथा की स्थापना हुई, है ना। गोत्र प्रथा की स्थापना, गोत्र के लोगों के बीच विवाह निषेध हो गया। गोत्र प्रथा मतलब अभी फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि जैसे यदि हमारे एक ही सरनेम होते हैं, है ना, या हमारा उपनाम एक ही होता है, तो उन्हें भाई बहन समझा जाता है, उनका आपस में विवाह नहीं हो सकता है। तो ये जो गोत्र प्रथा थी कि एक ही गोत्र के होंगे तो उनका आपस में विवाह नहीं होगा, ये उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 4 आश्रमों का वर्णन। आपको पता ही होगा 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये इसमें 4 आश्रमों का वर्णन हुआ। ये प्रथा लागू हो गई, इसे माना जाने लगा था। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की अपेक्षा कृषि कार्य महत्वपूर्ण हो गया था। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में हमने क्या देखा था कि दोनों व्यवसाय प्रचलित थे, पशुपालन भी किया जाता था और कृषि भी, लेकिन महत्वपूर्ण इन दोनों में से महत्वपूर्ण कौन सा था? पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका रिवर्स हो गया, इसका उल्टा हो गया कि दोनों व्यवसाय किए जाते हैं लेकिन कृषि जो कार्य था वो महत्वपूर्ण होने लगा था। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, है ना, लोहा कहाँ से प्राप्त हुआ था? उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। कौन से ईसा पूर्व? 1000 ईसा पूर्व में ये प्राप्त हुआ था। कहाँ से? ईटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था लोहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस काल में चावल को क्या कहा जाता था? ब्रीही। गेहूं को गोधूम कहा जाता था। धान को शाली, गन्ना को इच्छू और सरसों को शारी शाका कहा जाता था। ये याद रखना फ्रेंड्स, है ना। चावल को क्या कहा जाता था? चावल को ब्रीही कहा जाता था, गेहूं को गोधूम कहा जाता था, धान को शाली कहा जाता था, गन्ना को इच्छू और सरसों को सारी शाका कहा जाता था। ठीक है, सारी शाका ये पूछा जा सकता है। सारी शाका किस अन्न को कहा जाता था? या तो सरसों को कहा जाता था, और इच्छू गन्ना को, शाली धान को, और गोधूम गेहूं को, ब्रीही चावल को। पहली बार नहरों का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ था, है ना। नहरों का उल्लेख सबसे पहले किस में हुआ था? तो अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख किया गया था। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था।
वस्तु विनिमय, विनिमय मतलब किसी चीज़ को जब हम खरीदते थे, तो आज वर्तमान स्थिति में हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ को खरीदते तो उसके बदले में हम मुद्राएं देते हैं, पैसे देते हैं, करेंसी देते हैं, ठीक है, जो उस देश में लागू होती हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस समय में क्या था, वस्तु विनिमय मतलब किसी चीज़ के बदले में अपने पास की कोई चीज़ देना। मतलब सपोज़ किसी से कपड़ा खरीदा हमने, तो बदले में हमारे पास यदि गाय होगी और उसे गाय की आवश्यकता होगी तो हम उससे कपड़ा खरीद लेंगे और उसे गाय दे देंगे। इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु देना। सिक्कों का प्रचलन अभी भी नहीं हुआ था, मतलब उत्तर वैदिक काल में भी सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो खेती करते हैं हल, आपको पता ही होगा, जो कृषक होंगे उन्हें वे भली भांति जानते होंगे हल क्या होता है। उत्तर वैदिक काल में हल को शीरा कहा जाता था और हल की जो रेखा होती थी उसे सीता कहा जाता था। कुछ हल का पैटर्न इस टाइप से होता था, है ना, ऐसे। अब मुझे भी सही से बनाते नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ इस टाइप से रहता था हल, है ना, और इससे कृषि की जाती थी। तो ये जो हल है, ये वाला जो पार्ट है इसे सीरा कहा जाता था और हल रेखा को क्या कहा जाता? सीता कहा जाता था। सत्यमेव जयते, ये जो स्लोगन है सत्यमेव जयते, है ना, कहाँ पर ये अंकित है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है और कोई स्मारक है उस पर ये अंकित है, तो आपको बताना कि वो स्मारक कौन सा है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। महाकाव्य, 2 महाकाव्य है महत्वपूर्ण, महाभारत व रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। क्या था महाभारत का पुराना नाम? जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ना, ये कहाँ का? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक देख लेते हैं, ये भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और ये हमें पता भी होना चाहिए। जैसे चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन किसने दिया है, उसके प्रवर्तक कौन है? चारवाक। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद या उलुक, ठीक है। पूछा जाता है कि सांख्य के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के तो कपिल हो गए। न्याय के प्रवर्तक, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम। ये हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप ये लिख के या फिर जैसे भी आपको सहूलियत हो वैसे याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है ये भी। सो फ्रेंड्स ये हमारा उत्तर वैदिक काल समाप्त हो गया है। अब इसके बाद में हमें महाजनपद पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री का महाजनपद का आएगा। अदर सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे से, पॉलिटी वगैरह भी स्टार्ट करते हैं ताकि हमें ऐसा ना लगे कि हम बोर हो जाएं फैक्ट पढ़ते पढ़ते। तो मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटी वगैरह भी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।